हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। इस चैनल पर यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 5 के लिए 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए गए थे कुछ समय पहले, जो कि इंग्लिश मीडियम के थे। तो काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि हिंदी मीडियम में भी जीएस 5 और जीएस 6 के सिलेबस को कवर किया जाए। तो आज से इस सीरीज़ में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जीएस 5 और जीएस 6 का फ्री मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ में। आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको फ्री में जीएस पेपर 5 और 6 के नोट्स मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए गए हैं। आपने अभ्युदय स्कीम का नाम सुना होगा, उसके तहत तैयार किए गए नोट्स को आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस भी करूँगा। तो चलिए बात करते हैं पेपर 5 के पार्ट 1 की। पार्ट 1 यानी कि सिलेबस का जो पहला पॉइंट है उस पर बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। अभिषेक गोस्वामी, डिप्टी कलेक्टर 2022, इनके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया नोट्स है अभ्युदय कोचिंग के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इतिहास की। तो इसके पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं। आपने जीएस पेपर 1 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इतिहास तो पढ़ा ही होगा। इतिहास को जनरली हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते थे वहाँ, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास। और आपको यह भी पता होगा कि प्राचीन और मध्यकालीन के बीच में कोई एक रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई एक डेट नहीं दिया जा सकता है कि इस डेट के बाद प्राचीन समाप्त होकर मध्यकालीन की शुरुआत हुई या मध्यकालीन समाप्त होकर आधुनिक काल की शुरुआत हुई। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के इतिहास में बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखी गई हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। जैसे प्राचीन काल में अगर हम बात करें किसी भी इतिहास के स्रोत की, तो 2 तरह के स्रोत हमें इतिहास के मिलते हैं। एक स्रोत होता है जिसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल स्रोत, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स, जिसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है, क्योंकि यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु था वह आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे था। तो इस तरह से लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रसिद्ध शहर मिले, जैसे आलमगीरपुर मिला, हुला मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में वैदिक सभ्यता और महाजनपद की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर वैदिक काल के बारे में आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा, और उसके साथ साथ आपने उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ा होगा। तो वह जीएस पेपर 1 का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। हम यहाँ पर एक बात जरूर कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे। तो जब आप महाजनपद पढ़ते हैं इतिहास में, तो आपको पता चलता है कि कुल 16 महाजनपद थे, और इनका उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में मिलता है। एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय के बारे में आपने सुना होगा, यह एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। और उसके बाद से एक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। तो इन 2 ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपदों की सूची मिलती है। वह आपको एक बार अपनी तरफ से कोशिश करके पढ़ लेना है। जैसे आपको इसमें मिलेगा कौशल महाजनपद, ठीक है, उसके अलावा और भी आपके कई महाजनपद, 7 अन्य महाजनपद, मतलब टोटल हो गए 8 महाजनपद। तो मैं आशा करता हूं कि महाजनपद वाला जो इतिहास है, केवल महाजनपद, उसके नाम जो हैं और उसकी राजधानी और वर्तमान अवस्थिति वो कहाँ पर है, यह जरूर आप अपने मन से पढ़ लेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित। तो यह सब बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जीएस पेपर 1 में ये सारी चीज़ें आप कवर कर चुके होंगे, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में है। तो जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो 321 ईसा पूर्व में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को मार दिया था, और वहाँ से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। उसके पहले आपने पढ़ा होगा कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर के आक्रमण के दौरान जो तक्षशिला का शासक था आम्भी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, और राजा पुरु बहुत वीरता से लड़े थे, परंतु वो भी हार गए थे। बाद में उनकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उन्हें फिर से उनका राज्य वापस कर दिया था। और वहीं पर सिकंदर की सेना
इनकार कर देती है भारत में आगे बढ़ने से, क्योंकि वो थकी हुई सेना है और घनानंद की सेना बहुत शक्तिशाली सेना है। तो उसके भय से कहिए या थकान से कहिए, सिकंदर की सेना वापस चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश जो है वह भी मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था और 1 शताब्दी से अधिक समय तक यह मौर्य राजवंशों के द्वारा शासित भी रहा। फिर हम बात करते हैं गुप्त काल की, और गुप्त काल से पहले नहीं सॉरी गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक चला, यह भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था और उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का गढ़ था। इस दौरान उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे विकास भी हुए, जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो दशावतार मंदिर है उसकी बात आप कर सकते हैं। भीतरगांव का मंदिर जो कानपुर में है उसकी बात करेंगे। खैर ये हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा, जब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की वास्तुकला से संबंधित, तो वहाँ पर इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। बात करें गुप्त काल के बाद एक समय आता है हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के काल के बारे में आपको पता होगा कि हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश से संबंधित है और उसके पिता प्रभाकर वर्धन थे, और प्रभाकर वर्धन के पिता थे पुष्यभूति। पुष्यभूति ने हरियाणा के थानेश्वर में, जो वर्तमान का अम्बाला वाला जिला है, वहाँ पर उन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की और फिर उनका पुत्र हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, वो आपने पढ़े होंगे, एक हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन और एक राज्यश्री। जो राज्यश्री बेटी थी उसका विवाह हो गया था कन्नौज के मौखरी वंश के शासक के साथ और उनका नाम था ग्रहवर्मा। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया था और उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यवर्धन की हत्या भी शशांक के द्वारा कर दी जाती है, जो बंगाल के गौड़ वंश का शासक था। तो खैर वो तो हमें आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। हर्षवर्धन से संबंधित एक बात आप समझ सकते हैं कि कन्नौज जो है उसको हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो कन्नौज को राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने। फिर हम जब मध्यकाल की बात करें तो देखिए ये बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि जीएस पेपर 1 का पार्ट है, वहाँ पर आप इसको पढ़े होंगे। मध्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम राजवंशों का शासन था, तो अवध जो है प्रांत वो भी मुगलों के अधीन था और लखनऊ शहर इस दौरान इस्लामी संस्कृति और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। फिर हम बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की, तो 1857 के विद्रोह के समय यह एक प्रमुख केंद्र था। अब आप ये मत समझिएगा कि 1857 का विद्रोह हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे। तो 1857 के विद्रोह के बारे में आपने बैरकपुर, मेरठ, मंगल पांडे इनका नाम सुना होगा, उसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य बन गया और तब से यह कई ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का घर रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का इतिहास समृद्ध और जटिल है, जिसमें कई अलग अलग सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव हैं जो हजारों वर्षों से इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। खैर अब हम बात करेंगे इसमें उत्तर प्रदेश की सभ्यता। तो उत्तर प्रदेश की सभ्यता में एक तो आपको पता है, पहले ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। इस तरह जब हम आंसर लिखेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है जिसका इतिहास प्राचीन काल से है। राज्य अपने पूरे इतिहास में कई महत्वपूर्ण सभ्यताओं का घर रहा है, जिनमें से कुछ सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मेरठ के पास आलमगीरपुर जो कि पूर्वी बिंदु है सिंधु सभ्यता का, हमने बात की। वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के जो गंगा के मैदान हैं वहाँ पर इस सभ्यता का आप कहेंगे कि सभ्यता फली फूली थी और ऋग्वेद सहित कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों की रचना भी इसी क्षेत्र में की गई थी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में की गई थी। ठीक बात है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में आप क्या समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, आपको पता है। और उसके अलावा सम्राट अशोक ने कई स्तूप और कई स्मारक उत्तर प्रदेश में भी बनवाए थे। ठीक, जीएस पेपर 1 में आप इसको पढ़ रहे होंगे। 320 से 550 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य चला, कला का केंद्र था, आप बात कर चुके हैं हम। मुगल साम्राज्य 1526 से 1858 तक चला और मुगल सम्राट के अधीन ही अवध था। और उत्तर प्रदेश में जो आगरा शहर है मुगल साम्राज्य की राजधानी भी थी और ताजमहल सहित कई स्मारक बनाए गए, वो वास्तुकला में हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन के अधीन उत्तर प्रदेश आ गया था। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो बक्सर का युद्ध आपको याद आना चाहिए यहाँ पर। और बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट की सेना और उसके साथ साथ अवध की सेना भी बंगाल के साथ मिलकर युद्ध लड़ रही थी ब्रिटेन की कंपनी के खिलाफ। और 1765 की बात है जब इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि 2 संधियाँ हुई। एक संधि मुगल सम्राट से हुई, शाह आलम सेकंड से, और एक संधि हुई शुजाउद्दौला से जो कि अवध के नवाब थे। अवध के नवाब के साथ ये जो संधि हुई थी इसमें इलाहाबाद
और कड़ा का जो क्षेत्र था वो उनसे ले लिया गया था और लेकर वो मुग़ल सम्राट को दे दिया गया था और मुग़ल सम्राट को एक पेंशन दी जानी थी और उसके साथ ही साथ शुजाउद्दौला पर कुछ जुर्माना भी लगाया गया था। तो वो आपने जीएस पेपर 1 में पढ़ा होगा। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में जो आप कंक्लूजन लिखते हैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस नोट्स में कुछ पॉइंट जो दिया गया है। जैसे आज उत्तर प्रदेश संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है जहां भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ सद्भाव में रहते हैं। राज्य कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है जिनमें वाराणसी, इलाहाबाद और अयोध्या शामिल हैं, जो हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी कला, संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है, जो यहाँ के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। तो आज के इस वीडियो में जो बातें हमने सीखी, वो पहली बात ये सीखी कि उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है और प्राचीन के साथ साथ जो मध्यकालीन और जो आधुनिक इतिहास है उत्तर प्रदेश का, उसके बीच में कैसी कड़ी है ये समझा। फिर हमने समझा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सभ्यताएं थीं। तो सभ्यता में अब आज के इस लेक्चर में बेसिक जो बातें थी वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जीएस पेपर 1 से या फिर जो आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं उससे संबंधित भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान रहा है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा हमने देखा कि वैदिक सभ्यता में भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें ऋग्वेद समेत तमाम हिंदू ग्रंथों को गंगा के इसी मैदान में, उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में ही लिखा गया। फिर हमने बात की कि कैसे मौर्य शासन के दौरान अशोक के द्वारा बहुत सारे स्तूपों का निर्माण या स्मारकों का निर्माण उत्तर प्रदेश में भी किया गया। और उसके बाद हमने गुप्त काल की बात की और गुप्त काल में हमने ये समझा कि उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और दशावतार मंदिर की बात करते हैं, देवगढ़ की बात करते हैं। उसके अलावा हम जब बात करते हैं भीतरगांव मंदिर कानपुर, तो यह गुप्त साम्राज्य की देन है उत्तर प्रदेश को वास्तुकला के क्षेत्र में। हालांकि वास्तुकला एक दूसरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। खैर, जीएस पेपर 5 के पॉइंट 1 में जो टॉपिक है उसमें हमने पहला टॉपिक किया है और पहले पॉइंट में भी कई टॉपिक हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसके बारे में हमने बात की थोड़ा सा। और उसके बाद हमने बात की उत्तर प्रदेश की सभ्यता के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।